ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, वहां अवैध शराब की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री से 2 शव भी बरामद किए गए हैं। साथ ही वहां से 36 पेटी शराब भी पकड़ी गई है। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा की जिस फैक्ट्री से अवैध शराब बरामद की गई है, उसी फैक्ट्री से यूपी के बुलंदशहर में शराब भेजी गई थी, जिसे पीकर 8 जनवरी को 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो जहर के कारोबार पर शिकंजा कसा है। ग्रेटर नोएडा में अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है जहरीली शराब की, और साथ ही वहां से 2 शव भी बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध सामान भी जब्त किया गया है। बताया गया है कि फैक्ट्री से 36 पेटी शराब पकड़ी गई है। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा की जिस फैक्ट्री से अवैध शराब बरामद की गई है, उसी फैक्ट्री से यूपी के बुलंदशहर में शराब भेजी गई थी, जिसे पीकर 8 जनवरी को 6 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। इसके पहले कहाँ पे बनाते थे, कहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। डेड बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। स्पेन के मैड्रिड में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने पहले लोगों का जीना मुहाल कर दिया, और अब प्रशासन को जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए मुश्किलें उठानी पड़ रही है। वहां इतनी बर्फ पड़ी कि एक दिन पहले शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राजधानी से गुजरने वाली सभी रेल लाइनों को बंद कर दिया गया था, और सड़कों पर बर्फ जमने से करीब 100 से ज्यादा रास्ते भी बंद हो गए, जिनसे बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ मशीनें सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाते हुए आगे बढ़ती दिखी। बर्फ ने एक होटल की एंट्री भी बंद कर दी, जिसके बाद उस होटल के कुछ कर्मचारी फावड़ों की मदद से होटल के अंदर जाने के उस रास्ते को साफ करते दिखे। Pues tenemos que limpiar todas las bocas de metro, sobre todo. कुछ इसी तरह की तस्वीरें मैड्रिड हवाई अड्डे से भी सामने आई, जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी विमानों के इर्द गिर्द जमा हो चुकी बर्फ को फावड़ों से हटाते दिखे। सेना के कुछ जवान भी इस काम में उनकी मदद के लिए आगे आए। राहत बचाव दल ने तो शहर के हालात का बारीकी से पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। आसमान से शहर किसी रंग में डूबा दिखा, तो वो था सफेद। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता और आदिवासी महिला की मौत के बाद उसके परिवार वाले कुछ लोगों के साथ सड़क पर उतर आए। बताया गया कि वो एक दिन पहले घर से निकली थी, लेकिन उसका शव घर लौटा, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जुटकर हंगामा किया और राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे जुर्म पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब मांगा। हंगामा कर रहे लोगों ने आशंका जताई कि बीजेपी के इस कार्यकर्ता की हत्या की गई। यही वजह रही कि उन्होंने सड़क जाम कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारे भी लगाए। अपने घर के एक सदस्य को खोने का दुख उस महिला के परिवार वालों में विरोध प्रदर्शन के समय भी साफ देखा गया। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि महिला का रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई। उन्होंने इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एमपी के सिवनी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें घुमा रेंज दफ्तर का घेराव करने पहुंची कुछ महिलाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। इन महिलाओं का आरोप है कि अवैध कब्जा हटाने गए वन विभाग के इन कर्मचारियों ने उनसे बदसलूकी की थी, जिससे गुस्साई महिलाएं इलाके के कुछ और लोगों के साथ घुमा रेंज दफ्तर पहुंची और वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। इन महिलाओं ने हाथों में चप्पल तक उठा ली और उन्हीं से कई बार वन विभाग के उन कर्मचारियों को मारा। हंगामा कर रहे लोगों ने भी कार्रवाई करने गए वन विभाग के कर्मचारियों पर महिलाओं से गलत व्यवहार करने का आरोप मढ़ दिया। वहाँ जाके उन लोगों को परेशान किया, पूरी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दिया गया। जब महिलाएं वन विभाग के कर्मचारियों को पीट रही थी, तब वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे कहां शांत होने वाली थी। जैसे तैसे वन विभाग के उन कर्मचारियों को दफ्तर के अंदर भेजकर उन्हें पिटने से बचाया गया। साथ ही पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को भी समझा बुझाकर शांत करवाया। यूपी के मेरठ में एक लड़के की सरेआम हत्या के बाद पुलिस के सुस्त रवैये से गुस्साए लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुछ बेखौफ बदमाशों ने उसे सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी सांसें थम गई और उसके घर में मातम पसर गया। लेकिन उसके परिवार वालों का खून उस वक्त खौल उठा जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में वो लोग उस लड़के का शव लेकर सड़क पर उतर आए। बीच सड़क पर शव रखकर वो धरने पर बैठ गए, जिन्हें कुछ पुलिस वाले वहां से हटने के लिए लगातार समझाते दिखे। आप यहाँ बैठे रहेंगे, हम सबके सब यहाँ रहेंगे तो काम कौन करेगा?
पुलिस की दलीलें गुस्साए लोगों के सिर के ऊपर से जाती नहीं और वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे। अपना काम करो, में तसल्ली की जरूरत नहीं है। हालांकि काफी देर तक पुलिस वालों ने अपनी कोशिश जारी रखी, भरोसा दिया कि जल्द ही वो आरोपियों को पकड़ लेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग वहां से हटने को राजी हो गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी ने उसकी प्रेमिका रह चुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपनी बच्ची को क्रैच लेने पहुंची थी। तभी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे आरोपी ने उसे गोली मार दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वो महिला अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरी, उसके पीछे आरोपी ने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। आरोपी को देखते ही महिला घबराकर अंदर की तरफ भागी। हाथों में पिस्तौल लिए आरोपी भी उस महिला की तरफ दौड़ा और उसने बिना वक्त गवाए उसे गोली मार दी, जिसके बाद महिला की बेटी जोर जोर से रोती हुई सुनाई दी। इससे पहले कि कोई आरोपी को पकड़ पाता, वो वहां से भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। सीता पर टीएमसी नेता के बिगड़े बोल से सियासी घमासान मचा हुआ है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने बैरकपुर में सीता पर विवादास्पद बयान दे दिया। इस बयान पर बीजेपी और वीएचपी ने कल्याण बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी ने टीएमसी नेता के इस बयान के लिए ममता बनर्जी से माफी की मांग की और कहा कि इस बयान ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है। यही नहीं, वीएचपी ने भी कल्याण बनर्जी के बयान की कड़ी निंदा की है। देखिए, कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता माँ को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। मैं पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता माँ और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। माफ़ी मांगना चाहिए और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा। कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अपनी गंदी हरकतों की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं। आखिरकार क्या हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मानवंदियों और भगवा पर आक्रमण किए बिना उनकी राजनीतिक रोटी नहीं छिपती? मुझे तो लगता है कि एक और बनर्जी ने ममता का कल्याण कर दिया। अब बंगाल की जनता जैसे पहले कम्युनिस्टों से मुक्त हुई थी, अब इस टीएमसी से मुक्ति की राह देख रही है। चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में वैक्सीन को लेकर भी सियासत गरमा गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं। हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन, तो इसलिए ये शोभा नहीं देते हैं। हाँ, मुफ्त चिकित्सा की, ट्रीटमेंट की, जो इलाज के लिए जो काम शुरू किया, तो उसे किसका लाभ हो रहा है? आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो कोविड से अगर सब आदमी को मुफ्त मिलता है ये कोविड वैक्सीन, हाँ, और कोविड से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले ममता बनर्जी अगर कदम उठाती है तो उसको तो वाहवा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। इसमें ये इल्ज़ाम लगाने का पैदा समय ये क्यों कैसे आता है? चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में वैक्सीन को लेकर भी सियासत गरमा गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जनता के नाम खुली चिट्ठी लिखते हुए ऐलान किया कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए गए हैं। ममता बनर्जी के ये ऐलान करते ही बीजेपी हमलावर हो गई और दावा करने लगी कि केंद्र सरकार ने पहले ही 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है, जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। 16 जनवरी से पूरे देश में टीका लगाने का काम शुरू हो रहा है। चीनी ऐप से लोन के चक्कर में दिल्ली में भी एक लड़के ने खुदकुशी कर ली।
हरीश नाम के लड़के ने 25 नवंबर को ही खुदकुशी कर ली थी और उसके परिवार को यह भी पता चल गया था कि उसने लोन लिया हुआ है, लेकिन उसने चीनी ऐप से लोन लिया था और उसे परेशान किया जा रहा था। ये बात परिवार को अब पता चली है। हरीश के परिवार के अनुसार उन्हें भी चीनी लोन ऐप की वजह से हो रही आत्महत्याओं के बारे में मीडिया में आई खबर देखकर पता चला था। इसकी जानकारी पुलिस को फिर से दी गई। परिवार ने मृतक के फोन को खंगाला, जिससे ये पता चल पाया कि मृतक हरीश भी इसी चीनी लोन ऐप का शिकार हुआ था। केवल इतना ही नहीं, लोन के बारे में एजेंट द्वारका हरीश के रिश्तेदारों को भी लोन का स्क्रीनशॉट भेजकर परेशान किया गया। ये जी मैंने तो जब पता लगा, जब वो बच्चों ने बताई, जब मेरे को कोई पता ही नहीं था। मेरे को छोड़ के आया 24 तारीख को नवंबर में मेरे को छोड़ा, गुड़गांव में लगने काम पे गया था, वहाँ लग छोड़ कर आया। कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो उसके पहले आपको पता नहीं चला कि वो परेशान है, उसको धमकियां दी जा रही है? कोई परेशानी नहीं थी उसको, तो कोई भी नहीं थी। मम्मी आई 6:30 बजे सी, 5:30 पौने 6 बजे सी दूध दाद ले गए, तो जब रुक्का देने लगी तो जब वार्ड नहीं खोले तो जंग कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आज शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भी देश भर में शुरू होने वाला है। खत्म हुआ इंतजार। कोरोना पर होगा प्रहार। शुभ मंगल टीका तैयार। कोरोना का काउंटडाउन। 16 जनवरी यानी वो तारीख जिस दिन से भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 16 जनवरी यानी वो तारीख जिस रोज भारत कोरोना वायरस पर प्रहार शुरू करेगा। 16 जनवरी यानी वो तारीख जब देश के इतिहास में एक नए अध्याय का शुभारंभ होगा। 16 जनवरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम तारीख बनने वाली है, इस बात का अंदाजा आपको बस इन 2 ट्वीट से हो जाएगा। दुनिया कर रही भारतीय वैक्सीन का इंतजार। मंगल टीका 16 से होगी शुरुआत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी, वो खत्म हो चुका है। भारत से कोरोना को भगाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी भारत में बस अब कोरोना वायरस के गिनती के ही दिन बचे हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीनेशन को चलाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों को देखकर हो जाएगा। ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए देश में अब तक 3 चरणों में ड्राई रन चलाया जा चुका है। सबसे पहले 28 दिसंबर को ड्राई रन किया गया था। फिर 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया। 8 जनवरी को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है, लेकिन वैक्सीनेशन की गुड न्यूज़ पर हर किसी का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में टीका क्रांति शुरू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को वैक्सीन देने की अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है।
प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पहले चरण में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 89 अस्पताल फाइनल किए गए हैं। अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक उसने भी राज्य में टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। महाराष्ट्र में 16,500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है और महाराष्ट्र में टीकाकरण के पहले चरण में 7.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हम लोगों को पूरे गाइडेंस दिए गए हैं, हमें ट्रेनिंग हो गया है। वो कोविन ऐप के लिए भी हम लोग सब तैयार हैं। हमारे यहाँ ट्रायल रन हो गई, वो भी सक्सेसफुल हो गई है, तो वो इससे हम लोग पूरी तरह से तैयार है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग वैक्सीन लेने के लिए जितने उत्सुक हैं उतने ही हम लोग वैक्सीन देने के लिए भी बहुत खुश रहेंगे और हमारी तैयारी पूरी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बहुत सक्सेसफुल करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव। और दूसरी एक बात है कि पहले चरण में हेल्थ कर्मियों को लेने की वजह से बाकी के जनरल पब्लिक में भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, क्योंकि जब हम वी आर वेरी श्योर दैट वैक्सीन इज सेफ एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, सो ओनली वी आर टेकिंग। 8-9 महीने से आपने बहुत मुश्किल से काम किया होगा, अभी वैक्सीन आ जाएगी, टीकाकरण हो जाएगा, कोई डर कोई शक है मन में? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी वैक्सीन आ रहा है तो बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाएगी, लोग अच्छी तरह से घूम फिर सकेंगे, सब डर निकल जाएगा और हम लोग फुल्ली प्रिपेयर है वैक्सीन। लोग प्रिपेयर है, खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मी। क्या बताना चाहेंगे, 8-9 महीने से आप लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वैक्सीनेशन आने में कुछ ही दिन बचे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को उत्साहित हो रहे हैं हम लोग कि काम करने के लिए। आप रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हाँ, कराया। तो अभी जब 16 तारीख को वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन कराओगे, कोई डर कोई शक है मन में? कोई शक नहीं है, करेगा। How is the juice for COVID vaccine? Hi, sir. How is the preparation for COVID vaccine? Hi, sir. Are you ready? Yes, sir. जम्मू कश्मीर में 4,639 स्थानों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान के लिए 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम की मदद भी ली जाएगी। गवर्नर मनोज सिन्हा 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार के मुताबिक उसने भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी कर ली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में टीकाकरण के पहले चरण में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में वैक्सीनेशन हेतु 5,026 वैक्सीनेशन जो दल है उनको ट्रेंड किया गया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहाँ पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 3 कमरे हमने रखे हैं, एक कमरे में आएंगे वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का।
और आफ्टर इफेक्ट्स अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी रहेंगी। कर्नाटक भी टीकाकरण अभियान के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मुताबिक राज्य एक साथ 45 लाख वैक्सीन को स्टोर कर रख सकता है और पहले चरण में राज्य में करीब 14 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। We can store almost 45 lakh vials of vaccines. So we are expecting about 13 lakh 90,000 in the first leg. That should not be an issue at all. We have close to 900 vehicles logistically to support us in transportation of these doses. The walk-in freezer, we have one. We are expecting one more from the Government of India as it has assured. I think more or less we are geared up. We are quite well prepared in Karnataka state to handle this vaccine program in Karnataka. देश की आवाम समेत पूरी दुनिया भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष अब भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सारे टेस्ट ना पूरे हो जाए, कोई भी कहेगा कि जब तक सारे वैक्सीनेशन के टेस्ट ना पूरे हो जाएं, फुल प्रूफ ना हो जाए, जिसके लगाने के परिणाम कहीं से संदेह की गुंजाइश न रह जाए, तब तक आप आम हिंदुस्तानी पर उसे नहीं लगा सकते, ये दुनिया में कहीं नहीं लगा सकते। तो ये तो कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि फुल प्रूफ रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, निःशुल्क रहे। अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन का पूरा ट्रायल नहीं हुआ है। अभी इसके ट्रायल के बाद इससे क्या खतरे होंगे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी एक प्रकार से ये जल्दबाजी है और केंद्र की सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जल्दबाजी का काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत कर रही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है वो ना लगवाएं, लेकिन वो वैक्सीन इजाद करने वाले वैज्ञानिकों का अपमान ना करें। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावें, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों को गाली ना दे। कांग्रेस के नेताओं को वैक्सीनेशन पर बयान देते हुए वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बीजेपी या मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि देश के साइंटिस्ट का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई इजाजत नहीं दे सकता कि देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का अपमान करे। इस तरह की बयानबाजी उन लोगों के हौसले को तोड़ती है। भारत में टीकाकरण अभियान के पहले फेज में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंटलाइन वर्कर को प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ दर्शकों ने लगातार दूसरे दिन बदसलूकी की। टेस्ट मैच के समय आज भी मोहम्मद सिराज पर नस्लीन टिप्पणी की गई। इसके बाद 6 दर्शकों को स्टेडियम से बाहर भेज दिया गया। बताया गया कि इन सभी आरोपियों से स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने भी पूछताछ की। वहीं लगातार दूसरे दिन ऐसी घटना सामने आने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर भारतीय टीम से माफी मांगी है। साथ ही भारतीय टीम को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की है और उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। Sydney, especially here, has been. We've had a few experiences even in the past, and I think 1 or 2 times even the players have reacted and have got into trouble in the past, and that's not because of the player. It is actually because of the way the crowd has been speaking, especially the people on the lower, lower tier of the stands. They have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses, and
like we already mentioned, there was an official complaint that we lodged yesterday. And बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर भारतीय खिलाड़ियों से बदसलूकी पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, क्रिकेट हो या फिर समाज का कोई भी हिस्सा, नस्ल भेद की वहां कोई जगह नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक साथ खड़े हैं। इस तरह का भेदभाव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने सिडनी टेस्ट में हुई बदसलूकी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है, नस्ली दुर्व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। बाउंड्री लाइन पर कई बहुत ही खराब घटनाओं से गुजरने के बाद ये गुंडागर्दी वाला बर्ताव है। मैदान पर ऐसा होना दुखद है। इस घटना को पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके चीजों को सही करना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आईसीसी से नस्ली बदसलूकी के मामले में कड़े नियम बनाने की मांग की है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि रेशियल अब्यूज़ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए और कई बार जब इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रेशियल अब्यूज़ होता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। सिर्फ ग्राउंड से बाहर निकालना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पहले भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे जब तक आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होंगे। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ हुए गलत बर्ताव पर बीसीसीआई से कार्रवाई की मांग की है। विकसित देश जहां लोग अधिकतर पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी की नस्ल के ऊपर टिप्पणी करना, यह सरासर इंसानियत का अपमान है। और जिस प्रकार से हमने देखा, कल भी देखा और आज भी देखा, भारतीय खिलाड़ियों को गालियां दी गई और उनके रंग के ऊपर टिप्पणियां की गई, लेकिन लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि इंसान इंसान होता है और इंसानियत के नाम पर धब्बे हैं ये लोग। बीसीसीआई ने कंप्लेंट की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और वहाँ के केवल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं, वहाँ की सरकार को भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सिडनी मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं पर आईसीसी ने कड़ा रुख अपना लिया है। आईसीसी ने बयान जारी कर इस मामले की जांच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मदद की पेशकश की है। आईसीसी की तरफ से कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सिडनी क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के समय नस्लवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। हमारे खेल में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है और हम अविश्वसनीय रूप से निराश हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में हुए हंगामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों की भीड़ ने यह हंगामा किया। खट्टर ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और दावा किया कि लोगों को हंगामे के लिए भड़काया गया। आज मनोहर लाल खट्टर की एक सभा से पहले उनके मंच पर तोड़फोड़ की गई थी। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें। ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन पर सियासत भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। टीएस सिंहदेव का दावा है कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसका परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव के बयान को व्यक्तिगत कहा है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा, कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देश के नागरिक को चूहा ना बनाए। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए।
आप ही की पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, उनका कहना है कि वो कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें डिवाइड कभी भी किसी पार्टीबाजी, और ठीक है अगर वो कमेंट कोई कर रहा है तो उसमें सुधार हो जाएगा। हमें ध्यान राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हेड हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो है सुरजेवाला साहब। तो जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, और उस बात को जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है, और वही पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और उनका वही मैसेज भी है जो सुरजेवाला जी दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बाद अब देश की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 7 जनवरी को हुई बातचीत भी बेनतीजा रही थी, क्योंकि सरकार ने तीनों कृषि सुधारों को वापस लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो तीनों कानून बने हैं वो पार्लियामेंट ने पास किए। सुप्रीम कोर्ट उन कानून के बारे में जो भी राय रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए, उन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। अगर बातचीत में ये विषय निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार भी छोड़ेंगे तो राज्य सरकारों ने कुछ तो नियम पहले से उसमें बदलाव करने होंगे, कुछ नई बातें करनी होगी तो किसी नए स्वरूप में भी हो सकती हैं, उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। यूपी के गाजीपुर से पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है और वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी को 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था, तभी से वहां वो बंद हैं। उसके खिलाफ गाजीपुर में कई मामले चल रहे हैं। प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। गुजरात के गिर सोमनाथ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुत्ता जंगल के राजा शेर से मुकाबला करता दिखा। कुत्ते और शेर के बीच की लड़ाई का ये वीडियो जंगल सफारी के समय कुछ सैलानियों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते दिखे। इससे पहले शेर ने कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। कुत्ते की हिम्मत के आगे शेर बेबस नजर आया। ऐसा लगा जैसे शेर कुत्ते से डर गया हो। इसके बाद कुत्ता भौंकता हुआ वहां से निकलने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो रुक गया और मुड़कर शेर को ललकारा। इसके बाद शेर को भी गुस्सा आ गया और वो कुत्ते की तरफ आगे बढ़ा। उसने दहाड़ मारकर उस कुत्ते को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसने पीछे हटने के बजाय शेर पर ही हमला बोल दिया। शेर को डराकर वो कुत्ता बड़े आराम से जंगल में घूमने निकल गया। कर्नाटक में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए। 7 नए सदस्यों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कृषि सुधार कानून के विरोध में किसानों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान के टोंक जिले में बैलगाड़ी पर सवार होकर किसानों के बीच पहुंचे। कांग्रेस ने जयपुर में पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन पायलट बैठक में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में 10 नवजात बच्चों की मौत मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर बीजेपी का आज जिले में बंद का ऐलान किया गया है। अभिनेता सोनू सूद ने बीएमसी के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर आज सुनवाई है। बीएमसी ने सोनू सूद के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया था।
पाकिस्तानी क्रिकेटर और सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक की कार लाहौर में हादसे का शिकार हो गई। शोएब की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। हालांकि शोएब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह कोयला खदानों से जुड़े काम को आसान बनाने के लिए आज ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से असम के 2 दिनों के दौरे पर हैं। नड्डा सिलचर में एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पंजाब में किसानों के आंदोलन की वजह से 4 रेलगाड़ियों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही एक ट्रेन को कुछ समय के लिए रद्द किया गया। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद यूपी के कई जिलों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। आरोप है कि राज्य के कई हिस्सों में शराब माफिया चोरी छिपे कानून को ताक पर रखकर देसी शराब बनाकर बेचते हैं। उनमें एक जिला झांसी भी है, जहां के एक इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने दबिश दी। सामने आई तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले खेतों के बीच में मौजूद अवैध शराब के एक ठिकाने पर पहुंचे और उन्होंने एक झोपड़ी में प्लास्टिक के कई ड्रमों में भरकर रखी गई सैकड़ों लीटर अवैध शराब को बहा दिया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में भट्टी पर तैयार की जा रही देसी शराब को भी खुदाई करने वाली मशीन से नष्ट किया गया। 200 लीटर अवैध शराब और लगभग 5000 लीटर अवैध दहन को नष्ट किया गया है। पुलिस ने ये भी दावा किया कि अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोपियों की पहचान कर ली गई है और वो लोग जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यूपी के वाराणसी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें छेड़खानी के आरोप में कुछ लोग पूर्व विधायक को पीटते हुए दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कुछ लोगों ने कॉलेज के दफ्तर के अंदर कुर्सी पर बैठे पूर्व विधायक माया शंकर को घेर लिया और फिर तीखी बहस के बाद उसे पीटने लगे। माया शंकर वहां के कॉलेज का चेयरमैन भी है। हाथ में छोड़ा। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने उसे दफ्तर से बाहर निकाला और फिर सबके सामने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान आरोपी ने कई बार कान पकड़कर माफी की गुहार भी लगाई, जिसका उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छी तरह से जाना हुआ, बस बता। इसके बाद इलाके के कुछ बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए और आरोपी को जमकर डांट लगाई। इस मारपीट को वहां मौजूद कई लोग देख रहे थे। इनमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के समय एक नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई में 12 से ज्यादा मामलों में वांटेड बदमाश अत्तर रहमान को दबोचा गया है। मुठभेड़ के समय अत्तर रहमान घायल भी हो गया। अताउर रहमान हत्या की कोशिश, करोल बाग में हुई एक बड़ी लूट और दर्जनों आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। अताउर रहमान बीजेपी नेता और कालकाजी इलाके से निगम पार्षद सुभाष भड़ाना के भाई किशन भड़ाना की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो पैरोल जंप करके फरार हो गया था। स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के समय बदमाश के पैर में गोली लगी है। हरियाणा के करनाल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की होने वाली सभा पर किसान संगठन से जुड़े कई लोगों ने हमला बोल दिया। इस घटना के बाद मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सभा का मैदान अखाड़े में तब्दील हो गया। एक तरफ हाथों में लाठी, डंडे और झंडे पकड़े प्रदर्शनकारी किसान थे, तो दूसरी तरफ उन्हें हंगामा करने से रोकने के लिए पुलिस तैनात थी। दोनों के बीच बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इससे पहले सभी प्रदर्शनकारी उस जगह पहुंच गए जहां सीएम खट्टर की सभा होनी थी। उन लोगों ने बगैर किसी चीज की परवाह किए जमकर तोड़फोड़ की। सामने आई तस्वीरों में सभा का मंच हो या वहां रखी गई कुर्सियां या फिर बैरिकेड, सब कुछ टूटा फूटा नजर आया। दूसरी तस्वीर में भी कुछ लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। सीएम ने ये जो प्रोग्राम था ये कल ही रद्द कर देना चाहिए था। पुलिस ने इस घटना में शामिल कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु के पोलाची में डीएमके नेता कनिमोई के काफिले को रोकने पर हंगामा खड़ा हो गया। कनिमोई पोलाची में 2019 में हुए यौन शोषण के एक मामले में प्रदर्शन करने जा रही थी, लेकिन वो प्रदर्शन वाली जगह पहुंचती उससे पहले ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर उनके समर्थक भड़क गए। कनिमोई खुद गाड़ी से उतरी और पुलिस वालों से उन्हें इस तरह रोकने की वजह पूछी, लेकिन इस बीच उनके समर्थक पुलिस वालों से तीखी बहस करने लगे। बातचीत के बाद भी जब पुलिस ने कनिमोई को आगे जाने की इजाजत नहीं दी तो वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गईं और फिर वहां पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई।
हंगामे से हालात ना बिगड़े, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस वाले भी वहां मुस्तैद नजर आए। 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगने से पहले यूपी में आज तीसरा और आखिरी ड्राई रन किया जाएगा। 1500 टीकाकरण केंद्रों पर 3000 बूथ पर टीका लगाने का काम होगा। हर केंद्र पर 2 बूथ होंगे। हर बूथ पर 25 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से टीका लगाया जाएगा। लखनऊ में आज 61 केंद्रों के 200 बूथ पर ड्राई रन होगा, जिसमें 1500 कर्मचारियों को ड्राई रन में लगाया गया है। यूपी में पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है, जबकि दूसरे चरण में लगभग 18 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा कम कर दी है और साथ ही उनको मिली बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हटा ली है। इसके अलावा बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, अमृता फडणवीस, रामदास आठवले, राज ठाकरे और अमृता ठाकरे, चंद्रकांत पाटिल भी उनकी सुरक्षा को कम किया गया है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब भी मैंने कभी सुरक्षा नहीं ली थी। पहली बार मुझे सुरक्षा मिली वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मिली। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने सुरक्षा का जायजा लिया, किनकी जरूरत है, किनको नहीं है, इसके बारे में लेने के बाद ये निर्णय लिया गया है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जब मोदी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती लाई, तब इनको आनंद हो रहा था। हमारी सिक्योरिटी निकाली, इसका स्वागत। अब ये सिक्योरिटी स्पेयर हो जाएगी, कुछ लोग बचेंगे, तो जहाँ जहाँ महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है वहाँ सिक्योरिटी लगाओ, यही हमने कहा। हमने क्या, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी से दहशत फैल गई। अमेरिका के शिकागो में एक सिरफिरे ने लगातार अलग अलग जगहों पर फायरिंग करते हुए 7 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में इस शख्स को मार गिराया। नेपाल के कार्यवाहक विदेश मंत्री प्रदीप कुमार 14 जनवरी को भारत आएंगे। इस बीच विवादित नक्शे समेत कई मुद्दों पर बात होगी। इंडोनेशिया के विमान के क्रैश होने की लोकेशन का पता चल गया है। जावा के समुद्र से विमान का मलबा मिला है। इंडोनेशिया की नौसेना ने विमान की ब्लैक बॉक्स की लोकेशन के बारे में पता चलने का दावा किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। ये लोग गोदाम और कंपनियों में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। जो लोग फरार हुए उनके लिए कॉमिंग की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोप में बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को भी भागलपुर से खोज निकाला। वहाँ पे हम लोग छापामारी किए तो वहाँ पे लड़की, लड़का और लड़का का फादर तीनों वहाँ से रिकवर हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तालाब में डूबकर एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों खेलते खेलते तालाब तक पहुंच गए थे, जहां यह हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने हवाला से जुड़े 70 लाख रुपयों के साथ 2 लोगों को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। नेपाल के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई। राजस्थान पुलिस ने 42 साल के एक आदमी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जैसलमेर का रहने वाला सत्यनारायण पालीवाल भारतीय सेना से संबंधित जानकारी साझा कर रहा था।